वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपनी यूनिट 4 जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अपनी BPCC 113। तो इसमें हम लोग को आज पढ़ना है यूनिट 4 मादक पदार्थ उपयोग विकार। चलो हम लगता है ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, ये चैप्टर छोटा ही होना चाहिए। आप भी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको और वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। मादक पदार्थ संबंधी विकार एक परिचय। वांछित मनोवैज्ञानिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग सभी व्यक्तियों के लिए समान है। उदाहरण के लिए हम में से कई लोग ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो जागने, चाय कॉफ़ी, ऊर्जावान महसूस करने के लिए, शीतल पेय और ऊर्जा पेय मतलब क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है, जैसे एनर्जी ड्रिंक भी आ गई उसमें, चौकस रहने, सिगरेट, आराम करने, शराब या दर्द को कम करने के लिए, दर्द निवारक के लिए व्यसनी होती है, दवाई होती है। दवाई हालांकि कुछ व्यक्तियों कुछ पदार्थों से आदि हो जाती है यदि वे उस मादक पदार्थ के लिए एक रोग संबंधी आवश्यकता विकसित कर लेती है, जिससे पूरे परिवार में परेशानी और दुष्क्रिया होती है। मादक द्रव्यों से संबंधित व्यसन जैसे शराब और नशीली दवाई पर निर्भरता वैज्ञानिकों और जनता के लिए गंभीर वैश्विक दुश्चिंता है। मादक पदार्थ से संबंधित विकार एक मानसिक बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति को लांछन के साथ साथ ऐसी जनता जो ऐसे व्यक्तियों को समाज के लिए एक उपद्रव मानते हैं के द्वारा उदासीन और सामना करना पड़ता है। यौन उत्पीड़न, बलात्कार और हत्याओं सहित कई अपराध मादक द्रव्यों से सेवन और दुरुपयोग से होते हैं। बहुत सारे अपराध हो रही है आजकल, आपको बहुत अच्छे से पता है, अध्ययनों से पता चलता है कि व्यसन तनावपूर्ण स्थितियों में समायोजन के अनुकूलित प्रतिमान है। हालांकि यह मादक पदार्थ से संबंधित विकारों के हेतुकी से व्यक्तिगत जिम्मेदारी को नहीं हटाता है। व्यक्तित्व लक्षण और व्यक्तिगत जीवन शैली मादक पदार्थ निर्भरता के विकास में योगदान करती है। शराब और नशीली दवाओं के उपयोग और दुरुपयोग सभी सामाजिक, आर्थिक स्तरों और आयु समूहों में आम है। मानव पीड़ा और हर साल हजारों लोगों को दुखद बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। यह आप समाज के आमने सामने वाली सबसे आम और कठिन चिकित्सा वाली समस्याओं में से एक है। ठीक है, भारत अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है। इसकी संस्कृति, सामाजिक मूल्य, जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है और इसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। WHO के अनुसार भारत में 30% आबादी नियमित रूप से शराब का सेवन करती है, मतलब रोज, और 11% मध्यम से भारी उपयोग करता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 1992 से 2012 के दौरान भारत में शराब के प्रति व्यक्ति खपत 55% की वृद्धि हुई, जो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी वृद्धि है। ठीक है, WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 28 मिलियन लोग शराब और तंबाकू के अलावा विभिन्न मनोसक्रिय पदार्थों का उपयोग करके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम उठाते हैं। मतलब क्या वो सब होता है जो ड्रग्स, वो सब। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मिलियन हीरोइन के नशेड़ी पंजीकृत है और अनौपचारिक रूप से लगभग 5 मिलियन है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में जब तक अधिकांश लड़के 9वीं कक्षा तक पहुँचते हैं वह तब तक उनमें से 20-50% ने निर्भरता विकसित करने वाले कम से कम एक मादक पदार्थ का सेवन किया होगा। यह संख्या वास्तविक प्रसार दर का एक मामूली अनुमान हो सकती है, क्योंकि इस नशीली दवाओं में सेवन करने वाले सहायता नहीं लेते। नशीली दवाओं का उपयोग किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन किशोरावस्था और युवा वयस्कता के दौरान सबसे आम है। हाल के महामारी विज्ञान अनुसंधान ने सुझाया कि मादक द्रव्यों के सेवन विकारों
से विकास की बात आने की पर पुरुषों और महिलाओं के बीच पारस्परिक अंतर कम हो गया। अन्य मानसिक विकारों के साथ साथ सरुगता आम है। शराब के सेवन संबंधी विकार वाले लगभग 37% लोगों में मानसिक विकारों की सह रुग्णता होती है। यह देखते हुए कि शराब एक अवसादी पदार्थ है, शराब के सेवन के साथ सह मानसिक विकारों में अवसाद को उच्च स्तर पर ले जाती है। कई शराबी आत्महत्या करते हैं। जो लोग शराब को दुरुपयोग करते हैं वे अपने और दूसरों के लिए खतरा पैदा करते हैं। ऑटोमोबाइल दुर्घटना में जैसे कार दुर्घटना बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। बाइक भिड़ा देना, कहीं पे भी पी के चढ़ा देना, ये कर देना, किसी को ऊपर चढ़ा देना, मार देना, ये सब बहुत होता है। मादक पदार्थ से संबंधित विकारों से मादक पदार्थ संबंधित विकार से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है। व्यसनों पर DSM-5 के अध्याय को मादक पदार्थ संबंधित विकार से मादक पदार्थ संबंधी और व्यसनकारी विकार में बदल दिया गया। व्यसनकारी विकार में बदल दिया गया था ताकि व्यसनों की अवधारणा की हमारी समझ में परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया जा सके। मतलब चीज़ें क्या है, इसको शराबी को शराबी नाम समझ करके किसी और तरीके से मादक पदार्थ का बीमार समझा जाए, डायरेक्ट शराबी ना कहा जाए, ठीक है। तो DSM-5 का दावा है कि केवल मनोसक्रिय पदार्थ को सम्मिलित करने के लिए लत को बढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि जुआ जैसे व्यवहार के प्रभाव भी जो शराब, निकोटीन, हेरोइन, कोकीन आदि पदार्थों के आदि लोगों के अनुभव और जीव विज्ञान में समानता दिखाते हैं। मादक पदार्थ संबंधित विकारों को समझने के लिए निम्नलिखित शब्द महत्वपूर्ण है। साइको एक्टिव मनोसक्रिय मादक पदार्थ। साइको एक्टिव मनोसक्रिय मादक पदार्थ वे होते हैं जो व्यक्ति के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे ड्रग्स को प्रभावित करते हैं। साइकोएक्टिव मनोसक्रिय पदार्थ को शामक, शराब और बार्बिटूरेटर्स, उत्तेजक, कैफीन, कोकीन और एम्फेटेमिन, ओपिएट्स, अफीम, मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन में प्रभावित करने वाले पदार्थ भांग जैसे मारिजुआना और हैश, LSD, PCP आदि, और शामक वैलियम और जैनकस के रूप में वर्गीकृत किया गया। इनमें कुछ पदार्थों को जनता द्वारा उपयोग और दुरुपयोग का मादक पदार्थ भी नहीं माना जाता। मतलब कुछ ऐसे कि जिसका उपयोग मतलब करना ही नहीं चाहिए, मतलब वो इतना खतरनाक होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसे कि मादक पदार्थ भी नहीं माना जाता, मतलब मादक पदार्थ भी नहीं माना जाता, जैसे कैफीन होती है आपकी चाय। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे कि इन मादक पदार्थों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि होली में भांग पीना या भांग का सेवन करना। वैक्स अपने घरों के पास की दुकानों में कुछ मादक पदार्थ कानूनी रूप से खरीद सकते हैं, जैसे शराब और निकोटीन। अन्य मादक पदार्थ केवल एक दवा के पर्चे के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं, मॉर्फिन जैसी दर्द की दवाएं और वैलियम जैसी दुश्चिंता की दवाएं। मादक पदार्थों का सेवन मनोसक्रिय पदार्थों में के मध्य मात्रा में अंतर्ग्रहण को संदर्भित करता है, जो सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप नहीं करता। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में कई पारिवारिक समारोह में शराब का उपयोग सामान्य है, जैसे पंजाबियों में। मादक द्रव्यों का नशा का तात्पर्य शरीर द्वारा अंतर्ग्रहण किए गए मनोसक्रिय मादक पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया से है। इनमें मनोवैज्ञानिक अध्ययनों जैसे बिगड़ी हुई निर्णय लेने की क्षमता, मनोदशा में बदलाव और शारीरिक क्षमता, जागने और बात करने में समस्या में परिवर्तन सम्मिलित है। मतलब जो कर लेते हैं एकदम नशा में धुत हो जाता है, अपना बॉडी को संभाला नहीं जाता और फिर बात नहीं कर पाते, हवा में उड़ता है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग मादक द्रव्यों के सेवन से संदर्भित करता है कि यानी पहली पदार्थों
का बार बार अत्यधिक उपयोग अर्थात इस बिंदु तक उपयोग की आवृत्ति समस्याएं करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति शराब पीना पसंद करता है और अपने आसपास के लोगों के साथ नियमित रूप से लड़ाई करता है, ये दुरुपयोग है। गाड़ी चढ़ा देना, हत्या कर देना, किसी की नशे में गलत कामों का अंजाम दे देना। ठीक है। मादक द्रव्यों पर निर्भरता या व्यसन मादक पदार्थों के सेवन संबंधित विकारों अधिक गंभीर रूपों को संदर्भित करता है, जिसके सही विषमता और निर्लिप्तता के लक्षण होते हैं, जो उनके जीवन के कई क्षेत्रों को बहुत प्रभावित करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण मात्रा में तनाव का कारण बन सकते हैं। ठीक है, मतलब कि निर्भर हो जाता है वो इंसान अगर मादक पदार्थों द्वारा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाता है कि उसका घर में आर्थिक प्रॉब्लम्स होगी, पारिवारिक प्रॉब्लम होगी, सामाजिक प्रॉब्लम्स होती है। और निर्भरता कई सारी चीज़ें लेकर के आती है, बीमारी लेके आएगी। मादक द्रव्यों के सेवन, दुरुपयोग और निर्भरता के विषय में कुछ स्पष्टीकरण। क्या पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं और उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते? हाँ, कुछ लोग कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, मारिजुआना जैसे पदार्थों को भी कभी कभी दुरुपयोग किए बिना उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे चाय पीना है, सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गई, ये सब चीज़ें कई सारी चीज़ों में होती है जिसको आप पी सकते हैं, इसका दुरुपयोग नहीं आता। क्या पदार्थों का दुरुपयोग कर सकते हैं और उनमें आदी नहीं हो सकते हैं? हाँ, एक व्यक्ति शराब के प्रभाव में स्वयं को चोट पहुंचाता है और दूसरों के लिए उपद्रव कर सकता है, लेकिन इसका आदी नहीं हो सकता है। ठीक है, लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। मादक पदार्थ उपयोग विकार। 18 साल की अफसाना दिल्ली की एक निजी विश्वविद्यालय की छात्रा थी, जिसे अपने अधिकांश दोस्तों से ज़्यादा पार्टी करने में मज़ा आता था, जबकि उसके अधिकांश दोस्तों में कॉलेज को करियर और जीवन बनाने का अवसर के रूप में सोचा। अफसाना ने कॉलेज में प्रवेश किया और जितना ही संभव हो सका उतना मज़ा लेने के इरादे से कॉलेज में प्रवेश किया। यह अकादमिक रूप से एक उच्च उपलब्धि हासिल करने वाली थी, जिसमें कक्षा 12 की सीबीएसई के 97% अंक प्राप्त किए और आसानी से सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में से एक में प्रवेश पाने में सक्षम थी। कॉलेज में उसने खुद को प्रोफेसर द्वारा व्यापक लिखित परियोजनाओं पढ़ने के कार्य और मौखिक परिस्थितियों की मांगों से अनुभूत पाया। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रोमांटिक रिश्ते के विघटन से भी गुजरी जिसे वह स्कूल से जानती थी। वह अक्सर कम और परेशान महसूस करती थी। अफसाना कुछ आवेगी, बहिर्मुखी और मिलनसार थी। वह पार्टियों में आसानी से घुल मिल जाती थी, दोस्त बन जाती थी और आसानी से यौन साथी ढूंढ लेती थी। इन पार्टियों के दौरान वह अत्यधिक शराब पीती थी और अक्सर पार्टी को खत्म होने के बाद सुबह सुबह अपने घर वापस चली जाती थी। वह कभी कभी मारिजुआना धूम्रपान करती थी। इन पदार्थों के उपयोग से कॉलेज की मांगों के विषय में उसकी दुश्चिंता कम हो गई और दूसरों की देखरेख में साझर की उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा किया। उसकी कॉलेज में अनुपस्थिति बहुत खराब थी और दुर्भाग्य से वो अपने पहले सत्र में एक पेपर को छोड़कर सभी में फेल हो गई। अगले सत्र अफसाना ने कॉलेज में कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। यह रणनीति पहले 2 सप्ताह तक काम करती है, फिर जल्द ही उब जाती है और पार्टियों में भाग लेने लगी और फिर वह शराब पी सकती थी। समय के साथ साथ उसने महसूस किया कि उसे उसी मधोसी का अनुभव करने के लिए और अधिक शराब पीने की ज़रूरत है जो वह पहले करती थी। जल्द ही उसे मेटाम्फेटामाइन और LSD जैसी नई और विभिन्न दवाओं के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके पास शराब और ड्रग्स खेलने के पैसे खत्म हो गए। उसने कक्षाओं में जाना बंद कर दिया और अपना अधिकांश समय टीवी देखने, सोने और इंटरनेट पर सर्फिंग करने में बिताया। उसने अपने किराए और आवास पीजी में शराब पीना उसने अपने किराए के आवास पीजी में शराब पीना शुरू कर दिया। पार्टियों में उसका बेहोश होना आम बात थी, जिसके बाद उसके दोस्त उसे वापस पीजी में ले जाते थे, लेकिन हाल ही में उसने अपने पीजी में बेहोश होना शुरू कर दिया। स्थानीय अभिभावकों ने उनके माता पिता को सूचित किया, जो तुरंत ही पुनर्वास केंद्र ले गए। पुनर्वास केंद्र में अफसाना को नशीला दवाओं से निर्लिप्तता की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पिछले 1 साल में उसने के साथ जो हुआ उससे के विषय में अपने माता पिता को बताने और भी दर्दनाक प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ा। DSM 1 है, ये क्या है? DSM
पट से DSM-5 में एक बड़ा परिवर्तन मादक पदार्थ संबंधी विकारों की दो श्रेणियों को हटाना और मादक पदार्थों को सेवन और निर्भरता और उनका एकल मादक पदार्थ उपयोग विकार में संयोजन ऐसे इसलिए है क्योंकि शोधकर्ताओं ने पाया कि मादक द्रव्यों के सेवन की श्रेणी की विश्वसनीयता खराब थी और मादक द्रव्यों का सेवन और निर्भरता अक्सर सह होती है। मादक द्रव्यों के सेवन का विकार में अत्यधिक मात्रा में सक्रिय पदार्थ में अंतर्ग्रहण सम्मिलित है। उपयोग में कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा करना मुश्किल लगता है। व्यक्ति मादक पदार्थ को खरीद, उपयोग और पुनर्प्राप्त करने की कोशिश में बहुत समय व्यतीत करता है। मादक पदार्थ का उपयोग कारणात्मक, महत्वपूर्ण सामाजिक, व्यवसाय और मनोरंजन गतिविधियों को छोड़ने की संभावना है। मतलब जो एक बार लेता है वो उस पल को बहुत एंजॉय करता है, वो फिर लेता है उस एंजॉयमेंट के लिए, फिर लेता है एंजॉयमेंट के लिए, फिर वो आदी हो जाता है और फिर वो उसके बिना नहीं रह सकता है। मादक पदार्थ उपयोग विकार के लिए DSM-5 मानदंड मादक 3 मानदंडों को पूरा करता है तो हल्के मादक पदार्थ के उपयोग विकार का निदान किया जा सकता है। मादक पदार्थ को बड़ी मात्रा में या उससे अधिक समय तक लेना जो आप करने के लिए है। मादक पदार्थ का उपयोग कम करना या बंद करना चाहते हैं लेकिन प्रतिबंधित नहीं कर सकते। मतलब हम सोचते तो हमें छोड़ना है क्योंकि हम खराब नंबर आ रहा है, ऐसी बात है वैसी बात है, लेकिन हम छोड़ ही नहीं पाते। मादक पदार्थ के उपयोग से प्राप्त करने, उपयोग करने और पुनर्प्राप्त करने में बहुत समय व्यतीत करना, मतलब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा समय लगाना, मतलब उसे प्राप्त कैसे करना उस बारे में सोचना, फिर उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया और फिर उसे पुनर्प्राप्त करने के बारे में सोचते रहना। मादक पदार्थ का उपयोग करने की लालसा और आग्रह हमेशा अच्छा है कि एक बार मिल जाए। ड्रग्स कोई पी रहा हो फट से मांग लेना। मादक द्रव्यों के सेवन के कारणात्मक, आपको काम, घर या स्कूल में जो करना चाहिए उसे करने का प्रबंधन नहीं करना। मतलब जो आपका कार्य है, जो मुख्य कार्य, पढ़ाई या आप कहीं कुछ कर रहे हो, काम में हो, वो काम ना करके पूर्ण ध्यान अपना ड्रग्स और मादक पदार्थों के ऊपर लगाना। मादक द्रव्यों के सेवन के कारणात्मक, महत्वपूर्ण सामाजिक, व्यावसायिक और मनोरंजन गतिविधियों को छोड़ना। सब कुछ भूल जाओ, पार्टी है, बर्थडे है, कुछ भी है, छोड़ो, पहले वो मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भी कारण हम आप पढ़ लेना। शराब का उपयोग और निर्भरता विकार, ये लंबी चौड़ी कहानी रहेंगी, मैं अभी बता दे रहा। शराब पहली लंबी चौड़ी कहानी थी। शराब की निर्भरता सिंड्रोम को परिभाषित करता है। शराब लेने के परिणाम स्वरूप एक मानसिक और साथ ही में आमतौर पर शारीरिक स्थिति जिसकी विशेषता ऐसे व्यवहार और प्रतिक्रियाओं जिसमें हमेशा क्रम में, निरंतर और आवधिक आधार पर शराब लेने की मजबूरी सम्मिलित हो सकती है। इसके मानसिक प्रभावों का अनुभव करने के लिए कभी कभी इसकी अनुपस्थिति की परेशानी से बचने के लिए सही शून्यता मौजूद हो सकती है और नहीं भी। जैसा कि केस स्टडी में देखा जा सकता है, कॉलेज जीवन में भारी मांगों के जवाब में अफसाना ने उस पार्टियों में अत्यधिक शराब पीना शुरू कर दिया जिसने शराब आसानी से उपलब्ध थी। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया और यहाँ तक कि अपने पहले सत्र की परीक्षा में फेल हो गए। उसने खुद के खतरनाक स्थितियों में डाल दिया क्योंकि वह अक्सर इन पार्टियों में बहस हो जाती थी। नशे की हालत में गाड़ी चला करके पीजी वापस चली जाती थी। उसके पास अक्सर पैसे खत्म हो जाते थे क्योंकि वो अपना सारा पैसा शराब खरीदने में खर्च कर देती थी। शराब छोड़ने की कोशिश करने के बावजूद अफसाना 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक शराब पीने से दूर नहीं रह पाई। उसके सही गुणता विकसित कर ली और क्योंकि उसे उसी मनोदशा का अनुभव करने के लिए अधिक शराब पीने की आवश्यकता थी जो वो पहले महसूस करती थी। मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हालांकि शराब एक अवसाद है, इसका प्रारंभिक प्रभाव उत्तेजक के रूप में होता है क्योंकि मस्तिष्क में निरोधात्मक केंद्र शुरू में धीमा हो जाता है जब अवरोध कम हो जाता है, मतलब नियंत्रण थोड़ा सा कम हो जाता है शरीर पे, और लोग अधिक निर्वर्तनमान हो जाते हैं जो कुशलता को एक सामान्य अनुभव होता है। उच्च स्तर पर यह मस्तिष्क के उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर यानी ग्लूटामेट को रोककर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को दबा देता है। मतलब सब कुछ इतना फ्रीली होता है, मतलब आपका बहुत अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है, बोलने पे कंट्रोल नहीं रहता है। उच्च क्रम के संज्ञात्मक कार्य जैसे
निर्णय, तर्क संगत सोचना, आत्मनियंत्रण, निषेध आदि कम हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम बता ही दिए आपको, जब शराब रक्त सांद्रता 0.5% तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। 0.55% से अधिक शराब की सांद्रता आमतौर पर घातक होती है। शराब का प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि पेट में भोजन की मात्रा कितनी है, पीने की अवधि क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है। खराब शराब की चयापचय दर उदाहरण के लिए महिलाओं और पुरुषों की तुलना में कम है। नशे का अत्यधिक बार बार दुरुपयोग करने से लोगों में मस्तिष्क की बड़ी हुई जैविक क्षति को प्रसारित करता है, तब भी जब कोई अत्यधिक जैविक क्षति लक्षण मौजूद ना हो। सामान्य 43 वर्षीय व्यक्ति और शराब उपयोग विकार से ग्रसित 43 वर्षीय व्यक्ति, मतलब दिमाग में कैसे फैक्टर्स है, देखो लाइंस कितनी ज़्यादा डैमेज है। शारीरिक प्रभाव शराब शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करती है या पेट में जाती है और फिर छोटी आंत में जाता है। यहाँ से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। संचार प्रणाली इसे पूरे शरीर में वितरित करती है। अंत में जैसे कि यह यकृत में जाता है, चयापचय होता है और टूट जाता है। अल्कोहल और मेटाबोलाइजेशन बहुत सारे पानी का उपयोग करता है, जिसमें निर्जलीकरण, सिर दर्द, शुक्र, मुंह और थकान हो सकती है, जैसे हैंगओवर के रूप में अनुभव किया जाना। बड़ी मात्रा में शराब अति श्रम करवाती है और लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। लगभग 15 से 30% भारी शराब पीने वाले लोग को लीवर सिरोसिस हो जाता है। और शराब उच्च कैलोरी वाली दवा है, लेकिन इसमें खाली कैलोरी होती है, जिसका अर्थ है कि मादक पेय पदार्थ का कोई पोषण मूल्य नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है। यही कारणात्मक है कि कई भारी और लंबे समय तक शराब पीने से कुपोषण से पीड़ित हो सकते हैं। लंबी अवधि में शराब और दीर्घकालीन दुरुपयोग पोषक तत्वों को अवशोषित करने की शरीर की क्षमता को कम कर देता है, मतलब जो आप खाते हो उसमें जो पोषण मिलता है वो क्षमता ही को कम कर देता है रियल में। दीर्घकालीन उपयोग पोषक तत्वों को अवशोषित करके शरीर की क्षमता को कम कर देता है, इसलिए समस्या को दूर करना मुश्किल हो जाता है। और विटामिन की गोलियां भी पोषण की कमी को पूरा नहीं कर सकती। शराब के उपयोग विकार वाले लोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या भी आम है। कुल मिलाकर शराब एक व्यक्ति के जीवन काल की औसत व्यक्ति की तुलना में 12 वर्ष कम कर देती है। मनोसामाजिक प्रभाव, समाज में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं आपके। और दीर्घकालिक पीने से लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है। आप रोज घर पे या कहीं पे भी स्वास्थ्य पी करके जाओगे, आपके रिश्ते खराब होंगे, गैर जिम्मेदार होंगे। आप लंबे समय तक शराब के सेवन से गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति और स्वच्छता प्रभावित हो सकती है और वे जीवन साथी और परिवार की उपेक्षा करने लगते हैं। उपेक्षा करने लगते हैं। शराब भी लोगों में कई चोटों के प्रति संवेदनशील और अंतरंग साथी के प्रति हिंसा के अपराधी बनाती है, मतलब लोगों का मारपीट घर में होती है। रोजगार और रिश्ते को नुकसान पुरानी शराब का एक आम असर है। शराब के गंभीर दुरुपयोग से जुड़ी मनोविकृति अधिकांश लंबे समय तक शराब के सेवन से गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। लोगों में वास्तविकता से अस्थायी तौर पर संपर्क टूट जाता है। भ्रम, उत्तेजना और प्रलाप के साथ तीव्र मनोविकृति प्रकरण का अनुभव हो सकता है। जो लंबे समय तक अत्यधिक शराब पीते हैं उनमें शराब निर्लिप्तता प्रलाप नामक प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यदि व्यक्ति निर्लिप्तता की स्थिति में प्रवेश करता है, शराब निर्लिप्तता के प्रलाप में व्यक्ति की समय, स्थान, विशद मतिभ्रम जैसे सांप, छिपकली, तिलचट्टे जैसी जानवर अत्यधिक सुस्पष्टता, भय, हाथ कांपना, बुखार, तेजी से दिल की धड़कन आदि का अनुभव होता है। नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, लंग्स पे पड़ता है, लीवर पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है, पैनक्रियास पे पड़ता है,
स्वीट ग्लैंड्स पे पड़ता है, सेक्स ऑर्गन्स पे पड़ता है, फिंगर्स पे पड़ता है, उधर कट गया है। नशीली दवाओं के प्रयोग और आत्मनिर्भरता विकार। शराब के अलावा आमतौर पर दुरुपयोग और निर्भरता से जुड़ी मनोविकृति सब दवाएं में सम्मिलित है। नशीले मादक पदार्थ जैसे अफीम और ओपिओइड जिसमें अफीम और हीरोइन सम्मिलित है। शामक जैसे बार्बिटूरेटर्स, उत्तेजक जैसे कोकीन और एम्फेटेमिन, हेलिसिनोजेंस जैसे LSD और पांचवा और अन्य विविध दवाओं जैसे इनहेलेटर, स्टेरॉइड, OTC, प्रिस्क्रिप्शन दवाएं आदि। जैसे कि पहले चर्चा की गई थी, इनमें से अधिकांश मादक पदार्थ अवैध हैं या इसके उपयोग के लिए चिकित्सीय दवा का पर्ची की आवश्यकता होती है। हालांकि DSM-5 में कैफीन और निकोटीन जैसी अन्य पदार्थों की निर्भरता को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वयस्कों द्वारा आसानी से खरीदा जा सकता है। साइको एक्टिव सक्रिय मादक पदार्थों दो मामलों में विभक्त है: निर्भरता क्षमता में दवा का उपयोग पर नियंत्रण की हानि और दवाओं की मांग को लेने के लिए बाध्यकारी, और घातक खुराक अनुपात खुराक जिन पर सेवन करने वाले का प्रतिशत भर जाएगा। हीरोइन उच्चतम निर्भरता वाली दवा है, जिसके बाद मॉर्फिन, निकोटीन और कोकीन आते हैं। मारिजुआना कैफीन और केटामाइनल के मध्य निर्भरता क्षमता होती है। यह अंत में LSD और साइक्लोसाइक्लिन जैसी मति भ्रमित करने वाली पदार्थों की कम निर्भरता क्षमता होती है। इन अंतरों के बावजूद इन सभी पदार्थों के महत्वपूर्ण उपयोग और दुरुपयोग के एक व्यक्ति और परिवार के सदस्यों के लिए कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, और इसे DSM-5 के मानदंड द्रव्यों के सेवन के विकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन से कहाँ हैं और किसकी निर्भरता कैसी रहती है। तो अफीम और उनके डेरिवेटिव व्युत्पन्न। नार्कोटिक्स। अफीम के प्राकृतिक रसायनों को संदर्भित करता है जो दर्द से राहत देता है और नींद को प्रेरित करता है। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन अफीम के 3 शक्तिशाली वर्ग हैं जिसका दुरुपयोग किया जाता है। वे आमतौर पर धूम्रपान, सूंघने, खाने और हाइपोपोडिमिक सुइयों के माध्यम से शरीर में पेश करते हैं। हीरोइन के उपयोग से 60 सेकंड तक चलने वाली एक प्रारंभिक उत्साहपूर्ण ऐंठन भीड़ होती है, जिसकी तुलना कई नशेड़ी यौन संभोग से करते हैं। इसके बाद आमतौर पर एक सुस्त स्थिति होती है जिसमें शारीरिक जरूरतें, भोजन और लिंग कम हो जाती है। उत्साह और विश्राम की सुखद भावनाएं हावी होती है। यह अवस्था लगभग 4-5 घंटे तक चलती है, जो एक नकारात्मक चरण की ओर ले जाती है, जहाँ नशेड़ी नशे में तीव्र लालसा का अनुभव करते हैं। चूँकि हीरोइन की निर्भरता क्षमता बहुत अधिक है, शारीरिक निर्भरता आमतौर पर 30 दिनों तक के लिए लगातार उपयोग पर विकसित होती है। उपयोगकर्ताओं को शारीरिक बीमार के रूप में पिछले उपयोग से लगभग 8 घंटे शारीरिक बीमारी के रूप में अनुभव किए गए निर्लिप्तता के लक्षण मिलते हैं। नाक बहने, आंखों में आंसू, पसीना, बेचैनी और दवा की तीव्र इच्छा सहित जैसे लक्षणों वाले कुछ लोगों के लिए ओपिएट निर्लिप्तता और बेहद दर्दनाक अनुभव है। व्यक्ति को ठंडा का अनुभव होता है, जो जल्दी होता है, जो उल्टी, दस्त, निस्तबद्धता और अधिक पसीना, पेट में ऐंठन, पीठ में दर्द और अनिद्रा के साथ बारी होता है। अवसादी। शराब के अलावा अवसादी दवाइयों के कई वर्ग में शामिल शांत, कृत्रिम निद्रावस्था, नींद वाली और दुश्चिंता, चिंता को कम करने वाली दवाएं सम्मिलित है। बार्बिटूरेट्स शामक एक शक्तिशाली वर्ग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रिया को धीमा करके कुछ हद तक शराब की तरह काम करता है। चिकित्सक इसका उपयोग रोगियों को शांत करने के लिए करते हैं और अधिक मात्रा में वो तुरंत नींद उत्पन्न करने में सक्षम होता है। शराब जैसे अन्य अवसादों
के साथ विशेष रूप से बार्बिट्यूरेटस और ओवरडोज घातक है, क्योंकि वह मस्तिष्क में श्वसन केंद्रों का पक्षाघात का कारणात्मक बनते हैं। उत्तेजक मादक पदार्थ अवसाद के विपरीत कोकीन और एम्फेटेमिन, कैफीन और निकोटीन जैसे उत्तेजक केंद्रिका तंत्र की गतिविधियों को बढ़ाते हैं। अफीम की तरह कोकीन एक पौधे का अर्क है और इसे सूंघने, निगलने और इंजेक्शन लगाने से लिया जाता है। हालांकि अफीम के विपरीत कोकीन मस्तिष्क को उत्तेजक करता है। कोकीन महंगा है और आमतौर पर इसका उपयोग उच्च वर्ग के समाज के संपन्न सदस्यों द्वारा किया जाता है, मतलब अमीर लोग लेते हैं। अफीम की तरह यह 4 से 6 घंटे की अवधि तक एक उत्साहपूर्ण स्थिति की ओर ले जाता है। इसके दौरान उपयोगकर्ता उत्साह, आत्मविश्वास और संतोष की स्थिति का अनुभव करता है। प्रारंभ में यह माना जाता है कि कोकीन के प्रति सहनशीलता अधिक उपयोगी से नहीं बढ़ती। हालांकि अब यह दृष्टिकोण बदल गया है। जब कोकीन एक लंबे समय तक दुरुपयोग किया जाता है तो तीव्र स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भयावह मतिभ्रम जैसी निर्लिप्तता के लक्षणों के अलावा अवसाद के रूप में विकसित हो सकते हैं। कोकीन का उपयोग बेरोजगारी, मनोवैज्ञानिक और कानूनी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। कैफीन और निकोटीन दो सबसे आम मनोसक्रिय मादक पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है। कैफीन मनोदशा को बढ़ाता है और थकान को कम करता है। अधिक मात्रा में कैफीन व्यक्ति को चिड़चिड़ा महसूस करा सकता है और अनिद्रता का कारणात्मक बन सकता है। मतलब ये जो चाय वाय में पीते हैं इसमें कैफीन और निकोटीन होता है। सिगरेट में, तंबाकू में, लॉन्ग सिगरेट, बीड़ी और हुक्का में पाया जाता है। इसकी छोटी खुराक में यह केंद्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है जो तनाव को कम कर सकता है और मनोदशा में सुधार कर सकता है। हेलिसिनोजेंस विभ्रमित करने वाले मादक पदार्थ, उन्हें साइकेडेलिक्स भी कहा जाता है। हेलिसिनोजेंस ओपिएट्स उत्तेजक और अवसाद के विपरीत होते हैं जो लोग का उत्तेजित या धीमा महसूस करने के प्रभावित करता है। हेलिसिनोजेंस अनिवार्य रूप से लोगों के दुनिया को देखने के तरीके को बदल देते हैं। साइकोडेलिक्स संवेदी छवियों का निर्माण नहीं करते, लेकिन दृष्टि, ध्वनि, भावनाओं, स्वाद और यहाँ तक कि गंध में विकृत करते हैं। एक लोकप्रिय मतिभ्रम लेसर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड एलएसडी है। एलएसडी की गली का नाम एसिड है। यह एक गंधहीन, रंगहीन और बेस्वाद दवा है जिसको पहली बार 1938 में हाफमैन और रासायनिक रूप में संश्लेषित किया गया। यह मतिभ्रम की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उपयोगी माना गया था। बकवास मनोरंजन उपयोग किया हुआ। एलएसडी का सेवन के बाद व्यक्ति आमतौर पर 8 घंटे तक संवेदी धारणा, मिजाज और प्रतिरूपण में वैराग्य की भावनाओं के बदलाव से गुजरता है। कुछ लोगों के लिए यह अनुभव बेहद भयानक और अप्रिय हो सकते हैं। एलएसडी के प्रति सहिष्णुता तेजी से विकसित होती है। हालांकि छोड़ने के 1 सप्ताह के बाद संवेदनशीलता वापस आ जाती है। अधिकांश भ्रमित करने वाले मादक पदार्थों के लिए निर्लिप्तता के कोई लक्षण नहीं बताए गए हैं। दुरुपयोग और अन्य दवाएं, मादक पदार्थ उपयोगी विकार के कार्यात्मक कारक। मादक पदार्थों के वैश्विक विशेषता है। दूसरा, संवैधानिक भेद्यता, पर्यावरणीय सुदृढ़ीकरण और दवा। मादक पदार्थों के वैश्विक गुण शराब सहित अन्य सभी दवाओं का आनंद मार्ग या मेसोकोर्टिकोलिक्स डोपामाइन पाथवे के सक्रिय के माध्यम से वयस्कन की भूमिका निभाती है। मतलब शुरुआत में खुशी के लिए, आनंद के लिए लिया जाता है। शराब सहित सभी मादक पदार्थ मस्तिष्क के इन क्षेत्रों को उत्तेजक कर उत्साह पैदा करते हैं, इसलिए इनको लेना स्टार्ट किया जाता है। जैविक परिणामता, मादक पदार्थ का उपयोग विकार के लिए प्रवणता
मादक पदार्थ उपयोग के लिए प्रवणता। जैविक प्रवणता कई दवाओं की व्यसनी शक्ति के प्रति संवेदनशील विकसित करने के लिए आनुवंशिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारिवारिक अध्ययनों ने शराब के उपयोग विकार के आनुवंशिक विभिन्न गुणों के लिए मजबूत सबूत प्रदान किए हैं। पुरुषों में लगभग 30% शराबियों में कम से कम माता पिता में से एक को शराब की समस्या थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक शराबी माता पिता की ही संतान होने की जरूरत नहीं। शराब पर निर्भर माता पिता के द्वारा ही पालन किए जाने से व्यक्ति के शराबी बनने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब जो माता पिता जब शराबी होता है, जब माता पिता में से कोई भी है, तो बच्चे के भी शराबी होने की चांस बढ़ सकता है, क्योंकि उससे उसी पालन पोषण में बड़ा किया गया जिसमें उसे एक अच्छे पदार्थ की तरह देखा गया है, और सब लोग पीते हैं तो वो भी आगे चल कर पीने की संभावना बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक प्रवणता सामान्य तौर पर नकारात्मक भावनात्मक के उच्च स्तर और कम बाधा, उच्च जोखिम लेने की प्रवृत्ति और आवेदनशीलता सामान्य मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं जो भविष्य में नशीले दवाओं के उपयोग और दुरुपयोग और शराब के दुरुपयोग की भविष्यवाणी करते हैं। अल्कोहल उपयोग विकारों के प्रति आनुवंशिक संवेदनशीलता इन व्यक्तित्व लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है। ठीक है। संज्ञात्मक प्रवणता हटाओ। सामाजिक सांस्कृतिक प्रवणता कई संस्कृतियों में चीज़ों में जैसे होता है भांग खाना, शराब पीना, रात में ये चीज़ें होती है, तो ऐसी चीज़ें भी नुकसान पहुंचा देती है। इस्लामिक देशों में शायद शराब पर निर्भरता की कम दरों से संबंधित है। भारत में शुष्क राज है, यानी शराब का वितरण या बिक्री नहीं होती और ऐसा करना अवैध है। हालांकि भारत में खपतवार के उपयोग की उच्च सांस्कृतिक स्वीकृति है। होली के त्यौहार पर भांग बनती है, जैसे लोग पीते हैं, अन्य चीज़ें होती है, शराब वाला पीना। मनोसामाजिक दबाव, पारस्परिक संबंध खराब होता है, मनोसामाजिक तनाव बढ़ता है, दूसरों को समझना कम हो जाता है, तनाव को कम करने की भूमिका के रूप में लेना स्टार्ट की जाती है। कोई भी दवाई या नशे, बाद में यह प्रॉब्लम बन जाती है। मादक पदार्थ का उपयोग विकारों के कारात्मक कारक। मादक पदार्थ का उपयोग विकारों की चिकित्सा। लोगों को कैद कर दिया जाता है एक तरीके से, जिसमें आप लोग को सब सुविधाएं तो दी जाती है, लेकिन कभी ड्रग्स या उन चीज़ों को नहीं दिया जाता जो दवाएं होती है। आपको एकदम कड़ी निगरानी में रखा जाता है, खाना दिया जाता है, टाइम पे खाने पे दिया जाता है। आप शुरुआत में कुछ समय बहुत तंग करते हो चीज़ों को, बाद में उन चीज़ों की निर्भरता कम होती जाती है। मादक पदार्थ उपयोगी विकारों में हेतुकी में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को संयोजक सम्मिलित है। इसके अलावा 25% से कम लोग जिन्हें मादक द्रव्यों के सेवन और महत्वपूर्ण समस्याओं के लिए उपचार की तलाश करते हैं। शराब और नशीली दवाओं की चिकित्सा को व्यक्तिगत और चिकित्सा व्यवसाय के एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनाते हैं। चिकित्सा में कई घटक सम्मिलित हैं। आमतौर पर वह पहला कदम किसी को दर्दनाक निर्लिप्तता की प्रक्रिया को दूर करने की सहायता करता है, जिसका अंतिम लक्ष्य संयम मादक पदार्थ का त्याग है। कुछ पदार्थों जैसे कैफीन का उपयोग में लक्ष्य मादक पदार्थ के उपयोग को एक निश्चित मात्रा तक सीमित करता है। ठीक है। जैविक चिकित्सा का उपदेश शराब के सुखद अनुभव और नकारात्मक अनुभव से बदलना या अन्य पदार्थों को खोजना जो वैश्विक गुणों के बिना समान सकारात्मक अनुभव प्रदान करते हैं। मतलब ये दिखाना कि ये चीज़ें आपको नकारात्मक अनुभव देती है, आपका जीवन को खराब कर सकती है, इसकी जगह दूसरे पदार्थों को शिफ्ट किया जाना, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीज़ें होती है। जो वैश्विक गुणों को सकारात्मक गुण अनुभव प्रदान करना। ओपिएट्स जैसे मनोसक्रिय दबाव के मामलों में नाल्टेकल्सोन जैसी प्रतिपक्षी दवा वैश्विक को दी जाती है, जो अफीम के प्रभाव को अवरुद्ध और रद्द कर देती है। तत्काल निर्लिप्तता के लक्षण भी पैदा करती है, जो बेहद अप्रिय है। शराब प्रतिरोध के मामले में एक कैम्प्रोसेट का उपयोग किया जाता है, जो शराब की निर्भर लोगों की लालसा को कम करता है। यह पाया गया कि अन्य चिकित्सीय प्रयासों के संयोजन में प्रतिपक्षी दवाओं का उपयोग करना उपयोगी नहीं है। प्रतिकूल चिकित्सा के
एंटाब्यूज जैसे दवा के साथ दुर्व्यवहार के मादक पदार्थ को जोड़ना सम्मिलित है, जो मतली और उल्टी भावना पैदा करता है। निकोटीन का दुरुपयोग, बकवास मनोसामाजिक चिकित्सा घर परिवार में ही इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि नहीं पीने से ये सब चीज़ें अच्छी होती है, रिश्तों में बदलाव आता है, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, सफलतापूर्वक होती है और किसी भी चीज़ों से अच्छा होती है। अनेक राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत भारत में सरकार ने मादक द्रव्यों के सेवन विकार वाले लोगों को उपचार के लिए देश भर में लगभग 483 नशा मुक्ति केंद्रों और 90 परामर्श केंद्रों को वित्त पोषित किया है, जिसमें आपको शराब की छुटकारा देने में राहत की जाती है और परिवारजनों को इसको बेहद अलग दिखाया जाता है। रोकथाम कार्यक्रम बहुत सारे चलते हैं कि इस पर क्या है, इस पर लेने से मृत्यु हो सकती है, इससे आपको इसके आप आदी बन सकते हो, इसका ऐड उसी चीज़ों पर कर दिया जाता है जो चीज़ आप लोग ले रहे होते हो। विश्वासों और अपेक्षाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो उन्हें दुरुपयोग पदार्थ पास मीडिया संदेशों के खिलाफ टीकाकरण और सहकर्मी नेतृत्व के लिए परिणाम करते हैं कि ये सब चीज़ें खराब हो सकती है, आपका लीवर खराब करता है, ये सब चीज़ों का ऐड उसी पर कर दिया जाता है। जुआ विकार होता है, लोग ले करके गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देता है, किसी भी चीज़ का नशा करने के बाद जुआ खेलता है और उसमें बहुत कुछ हार जाता है, ये सब चीज़ें होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं शराब वराब पीने के बाद, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचो, आप भी मत पियो और किसी को पीने भी मत दो, ना जीने पीने देंगे, ना पिएंगे ना पीने देंगे ऐसी बात है। और हमें मिलेंगे फिर यौन विकार और जेंडर डिस्फोरिया में। तो गाइस कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और किसी भी तरह की कोई सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी दी हुई है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। टाटा बाय बाय।